नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले हैं, उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले खबर होने वाली है तैयार हम। जी हां, बैठक बड़ी है, तैयारी कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज मुख्यमंत्रियों के बीच अहम बैठक है। जिस तरीके से पश्चिम एशिया संकट गहराता जा रहा है, लेकिन भारत सरकार इस समय पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। जिस दूसरी खबर पर हमारा रुख रहेगा वो है विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबर, जिसमें असम में हिमंता की हुंकार सुनाई दी है और साथ ही साथ अवैध कब्जों और घुसपैठियों पर इस बार होने वाला है कड़ा प्रहार। बताएंगे आपको हिमंत बिस्वा शर्मा का क्या है विजन। इसके साथ जिस तीसरी महत्वपूर्ण खबर पर रुकने रहने वाला है वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल में वार पलटवार जारी है और इधर चुनाव आयोग का बड़ा प्रहार जारी है। 73 अफसरों को बदला गया है। क्यों बदला गया है और कैसे पश्चिम बंगाल का जो चुनावी बिगुल है बजने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां यहां तेज हो गई हैं। बताएंगे आपको ये तीनों खबरें विश्लेषण के साथ, विस्तार के साथ। साथ ही संवाददाताओं से भी लेंगे अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली खबर के साथ। पहली खबर, पश्चिम एशिया में जिस तरीके से संकट गहरा रहा है, उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा होने वाली है। सरकार का ये कहना है कि हालात जरूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक में खास तौर पर ईंधन की उपलब्धता, सप्लाई चेन, कालाबाजारी पर रोक और अफवाहों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि ये संकट जरूर लंबा चल सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल होना बहुत जरूरी है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव है उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश के पास करीब 60 दिनों का पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है। तो आज बैठक बड़ी है, तैयारी कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक होने वाली है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर कैसे राज्यों के साथ समन्वय बनाया जाए, आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सरकार किस तरीके से नजर आ रही है और संकट से निपटने के लिए क्या सरकार की तैयारियां है। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार के बीच कैसे समन्वय बिठाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री संघ बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करेंगे। साथ ही संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक हालात पर यहाँ चर्चा होने वाली है। जिस तरीके से वैश्विक हालात में एलपीजी की उपलब्धता हो, कच्चे तेल की उपलब्धता हो, या फिर जिस तरीके से संकट की इस घड़ी में कैसे भारत को तैयार रखना है, विदेश नीति को मजबूत करके रहना है, साथ ही साथ राज्यों के साथ किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए, राज्यों को इस संकट की घड़ी में कैसे तैयार किया जाए, इसको लेकर ये समीक्षा बैठक है। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनौती के बीच राज्यों के बीच समन्वय, बैलेंस बनाने पर और कैसे उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए, इस पर नजर भारत सरकार की है। क्योंकि भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार कई नियम हमने देखे, कई कदम हमने देखे जो सरकार ने अपनाए हैं, ताकि देश में इस संकट की घड़ी में कोई भी ऐसी विपदा या चुनौती ना आए जिससे लोगों को इसमें कोई परेशानी हो। तो संभावनाओं की रणनीतियों पर यहाँ चर्चा होने वाली है, आगे के भविष्य पर चर्चा होने वाली है, आगे के समय पर चर्चा होने वाली है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दोनों ही सदनों में बयान दिया, दोनों ही सदनों में वक्तव्य दिया और कई बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संघर्ष से जो अप्रत्याशित संकट आया है उसमें हम सभी को साथ मिलकर चलना है। टीम इंडिया की भावना की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको आगे बढ़कर चलना है। लंबे समय तक ये संघर्ष रह सकता है और उसका प्रभाव रह सकता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए राज्यों को भी साथ मिलकर काम करना होगा। और उसी वजह से ही आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच ये अहम बैठक मानी जा रही है। और साथ ही साथ कोरोना संकट की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी जब संसद में, लोकसभा में वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम कोरोना के घड़ी में सब साथ मिलकर थे, ऐसे ही अगर भारत के सामने ऐसी कोई
कोई भी स्थिति आती है, हम सभी को साथ मिलकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के सामने जो अप्रत्याशित चुनौतियां जरूर है, लेकिन उसी चुनौतियों को निपटने के लिए सरकार लगातार कई नियमों में बदलाव कर रही है, कई कदम उठाए जा रहे हैं। टीम इंडिया की भावना की बात करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कैसे एकजुट यहां होना जरूरी है, और ईंधन की आपूर्ति हो, एलपीजी की आपूर्ति हो, इसको स्थिर रखने पर एक अहम फोकस सरकार कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया तो क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा में दिखाते हैं आपको। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। तो साफ तौर पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। जब प्रधानमंत्री ने दोनों ही सदनों को संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने एक बात जो स्पष्ट कही वो ये है कि जनता इस समय सर्वोपरि है और जनता के लिए सरकार इन बड़े कदमों को उठा रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत सरकार ने इस समय क्या बड़े कदम उठाए हैं जब से ये पश्चिम एशिया का संकट शुरू हुआ है। क्योंकि अब अगर पश्चिम एशिया के संकट की बात की जाए, ईरान इजरायल के युद्ध की बात की जाए, तो करीब करीब 1 महीना पूरा होने को है। ऐसे में हम देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या बड़े कदम उठाए। कच्चे में तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, ये सरकार लगातार के लिए 60 दिन के क्षमता की बात ही सरकार ने कही है। हमने हरदीप सिंह पुरी के भी कई बार वक्तव्य सुने, उन्होंने भी जिस तरीके से कहा कि पहले एलपीजी की आपूर्ति को इतना बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया, यानी कि हर घर में चूल्हा जले। इवन कमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें यहाँ सरकार ने कही और इसको अमल में लाने की भी भरपूर यहाँ कोशिश की जा रही है। लगभग 60 दिनों का रिजर्व की बात यहाँ कर रही है भारत सरकार। और घरेलू रिफाइनरी उत्पादन की बात करें तो 40% वृद्धि की गई है इसके अंदर, और दैनिक एलपीजी उत्पादन 50% जो है इसमें वृद्धि की गई थी। पहले 30% की गई थी, उसके बाद 20% और बढ़ा दिया गया था। कुल दैनिक आवश्यकता की बात की जाए तो लगभग 80 टीएमटी हमारे पास है, और दैनिक आयात आवश्यकता घटकर 30 हो गई है। और हर दिन अगर आप बात करें, अगर हर दिन की बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा सिलेंडर का वितरण इस समय हो रहा है पूरे देश भर में, और वहां कोई भी कटौती ना हो इसको लेकर सरकार कड़े नियम लगा रही है। राज्यों के साथ समन्वय बिठाया जा रहा है, राज्य लगातार बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं, और राज्यों को अतिरिक्त 10% जो है वो भी उपलब्धता, वाणिज्यिक एलपीजी उपलब्धता की बात यहाँ की कर रही है सरकार। छात्रावासों, सामुदायिक रसोई, आंगनबाड़ी की बात की जाए तो पीएनजी कनेक्शन पर यहाँ जोर दिया जा रहा है कि यानी कि कहा जा रहा है कि पीएनजी पर भी फोकस सरकार यहाँ कर रही है कि कैसे पीएनजी को घर घर तक पहुँचाया जाए। सीजीडी संस्थाओं में भी जो पीएनजी कनेक्शन है उसकी रिपोर्ट दी गई है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। हमने देखा है कि कई जगह छापेमारी भी हुई है, यानी राज्यों में जहां जहां कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें आ रही हैं वहां पर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आवंटित करने का आदेश यहां दिया गया है। राज्यों के साथ अगर बात की जाए तो समन्वय इस तरीके से बैठाया हुआ है कि केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन भी सरकार देने को सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम जो है लगातार कार्यरत है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, और अब तक 4228 कॉल और 8221 ईमेल का जवाब दिया गया है। 674 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की भी यहाँ बात इसलिए की जा रही है, जो भी खाड़ी देशों में भारतीय नागरिक इस समय हैं उनको कैसे स्वदेश वापस लौटा जाए। ऐसे में एयरलाइंस, अतिरिक्त एयरलाइंस यहाँ चलाई जा रही हैं, और साथ ही साथ रिफाइनरियों की बात की जाए तो उसकी क्षमता को लेकर भी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यानी हर मोर्चे पर यहाँ भारत सरकार तैयार नजर आ रही है। और आज की जो मीटिंग है उसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो क्या क्या मुद्दे निकल कर आएंगे। हमारे साथ संवाददाता अखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर आज की मीटिंग को देखा जाए तो बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ समन्वय बिठाए हुए है, और साथ ही साथ अगर विदेश नीति की बात की जाए तो उसको मजबूत रखने की भी यहाँ कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार कच्चे तेल और एलपीजी के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलते हुए आ रहे हैं। ऐसे में आज की मीटिंग में क्या क्या मुद्दे निकल कर आ सकते हैं, और मुख्यमंत्रियों के साथ क्या अहम चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री की? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संकट है, ये जो कह सकते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का जो युद्ध है, इस युद्ध की वजह से पूरा जो क्षेत्र है, पूरा इलाका प्रभावित हुआ है। और इस पूरे इलाके से भारत के जो है बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूट हैं, उसके अलावा भारत का तेल जो है और गैस का रूट है,
तो इसकी वजह से निश्चित तौर पे एक तैयारी करने की जरूरत है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने एक चुनौती होगी जी। और उस चुनौती को कैसे निपटा जाएगा। देखिए, वैसे हमारा घरेलू बाजार भी काफी बड़ा है। हमको अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होगा तो उतना संकट नहीं है, लेकिन इंपोर्ट में अगर बाधा आएगी तो उसमें किस तरीके से हम निपटेंगे, इसको लेकर भी चर्चा होने वाली है। तो ऐसे में आपको कह सकते हैं कि जो एक होर्डिंग की प्रक्रिया है, जमाखोरी जो है होती है कि जो कई व्यापारी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे समय में, जब संकट का समय होता है, उसमें मुनाफा खोजने की कोशिश करते हैं और उस मुनाफाखोरी की वजह से उस सामान को छिपा कर रख लेते हैं। तो किस तरह से जमाखोरी न होने पाए, यह एक इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ बात करना जरूरी है, क्योंकि कानून और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी और पूरा मैकेनिज्म जो है वो राज्य सरकार के पास होता है, चाहे वो पुलिस हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक तो लोगों के मन में ये भावना और धारणा बिठाना जरूरी है, जिसमें कि राज्य सरकार भी उसका हिस्सा है और राज्य सरकार की जो मशीनरी है, प्रशासन, उसके अंदर भी ये धारणा बिठाना जरूरी है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और भारत सरकार जो है, इस मसले पर जो भी आपूर्ति की जरूरत है उस आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है और सामान की कमी नहीं है, बस है कि उसमें कोई कालाबाजारी न करे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य एक आया था, राज्यसभा में आया था, उसके पहले लोकसभा में आया था और उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की थी कि यह जो चुनौती है, यह चुनौती बड़ी है और इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य और केंद्र को मिलकर और सभी दलों को मिलकर एक टीम इंडिया के रूप में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, टीम इंडिया की भावना यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, लेकिन अखिलेश, यहाँ कई गुट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर परोस रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी खबरें, ऐसे भ्रामक खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करें, यह सरकार ने स्पष्ट किया है कि लगातार सरकार कई तैयारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हो। आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक है, इस तरीके की भ्रांतियां, इस तरीके की अफवाहें कितनी बड़ी चुनौती ला सकती हैं और सरकार लगातार स्पष्ट कर रही है अपने नियमों को और साथ ही साथ अपने कदमों को। हाँ, देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह की भ्रांतियां फैलेगी। कुछ लोग नासमझी में करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। अभी आप सेंसर सब चीज पे लगा नहीं सकते, तो ऐसे में है क्या कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही कंसोलिडेटेड एक स्टेटमेंट, बहुत ही ऐसा एक सारगर्भित बयान जाना जरूरी है और मुख्यमंत्रियों की तरफ से मिला जुला एक आश्वासन जनता के बीच आना जरूरी है कि हम एक ऐसी व्यवस्था के अंदर है जिस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो आपूर्ति की जरूरतें हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला है हमारे देश के अंदर की और विदेश से भी जो हमारा आपूर्ति आता है, उस सारी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बातचीत बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद कैबिनेट जो वहाँ के स्टेट के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ भी बात होनी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको पूरी तरह से गंभीरता से ले ले। तो इसलिए देखिए, अफवाहें फैलना होता है, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ऐसे में सरकार का, मीडिया के माध्यम से सरकार का, और इसीलिए दिल्ली में हर रोज तकरीबन इंटर मिनिस्ट्रियल मीडिया ब्रीफिंग हो रही है, जिसमें कि शिपिंग मंत्रालय के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, जिसमें कि कह सकते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय, ये सारे लोग मिलके, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स मिलके, बिल्कुल यही कोशिश सरकार की है कि जनता के मन में जो भी सवाल है, इस तरीके की जो इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है, उससे साफ ये संदेश जाए और ये मैसेज जाए कि सरकार किन किन मोर्चों पे काम कर रही है और किन किन क्षेत्रों में अगर इस समय चुनौतियां हैं तो सरकार उसको पार पाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। और इसी में ये कदम ये है कि आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। चुनावी सरगर्मियां इसलिए तेज हैं क्योंकि असम में चुनावी रण से पहले सियासी पारा इस समय हाई वोल्टेज पर है। कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, बांग्लादेशी घुसपैठ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरते हुए कहा है और साफ शब्दों में बड़ा ऐलान किया है कि घुसपैठियों से कोई समझौता नहीं होगा और जो अवैध कब्जे हैं उस पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा, तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का एजेंडा कमजोर है और उनके विचार असम के हित में नहीं है। बड़ा सवाल यहाँ यह है कि क्या घुसपैठ और जमीन का मुद्दा एक बार फिर असम चुनाव में गेम चेंजर बनेगा या विपक्ष इस नैरेटिव को चुनौती दे पाएगा। असम की राजनीति में मुकाबला तेज है, बयान और भी तीखे।
आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में क्या हुंकार भरी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बात कहें या फिर अवैध कब्जों को बात कहें, उन दोनों मुद्दों पर हिमंत बिस्वा शर्मा इस समय बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं। सत्ता वापसी पर 5 लाख बीघा जमीन करवाएंगे मुक्त। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब वे सरकार में थे तो कई बीघा जमीन उन्होंने मुक्त कराई थी, लेकिन इस बार ये 5 लाख बीघा जमीन की बात कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमंत बिस्वा शर्मा हमेशा से कहते आए हैं कि घुसपैठियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर अवैध अतिक्रमण हुआ उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सीएम ने जानकारी दी है और कहा है कि घुसपैठियों पर लगाम लगी जाएगी और घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है असम में, ये कहना है हिमंत बिस्वा शर्मा का। पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराई गई और अब 5 लाख का वायदा कर रही है हिमंत बिस्वा शर्मा। और साथ ही बता दें कि असम की जनता को बीजेपी पर भरोसा है, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री का। कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा, तीखा हमला बोला। क्या कह रहे हैं यहाँ पर हिमंत, आपको दिखाते हैं। हिमंत बिस्वा कह रहे हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2 टूक कहा है कांग्रेस को। कहा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, कोई चुनावी मुद्दे नहीं है जिसको लेकर वो सामने आ सके। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर तंज यहां पर कसा है क्योंकि कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई से उनकी इस बार की सीधी टक्कर नजर आ रही है। हिमंत बिस्वा चाह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की वापसी हो, वहीं कांग्रेस चाह रही है कि 10 साल बाद कांग्रेस वापस आए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से कड़ी टक्कर नजर आ रही है। उनके विजन से असम निवासियों को खतरा है, ये कहना है हिमंत बिस्वा का। कांग्रेस को लेकर कोई भी स्थानीय कांग्रेस को नहीं देगा वोट इस बार, ये भी कहना है यहां से बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस भारत में नहीं बना सकती सरकार और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश में उनकी सरकार जो है वो बन सकती है। ये एक बड़ा तंज यहाँ पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कसा है। अश्वनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, चुनावी बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वार पलटवार यहाँ चल रहे हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा 2 मुद्दों को लेकर यहाँ अड़े हैं, वो हैं घुसपैठियों को लेकर और साथ ही अवैध कब्जों को लेकर। 5 लाख बीघा जमीन की यहाँ वायदा किया जा रहा है। और कौन कौन से जो चुनावी मुद्दे हैं वो इस समय असम में इस समय कहें तो जनादेश को अपनी तरफ खींच सकते हैं। देखिए भावना, कल पर्चा नाम वापसी की अंतिम तारीख थी और उसके बाद 722 प्रत्याशी मैदान में है, यानी कि पूरी चुनावी बिसात सज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशी अब मैदान में हैं। कल तक लोगों को इंतजार था कि क्या स्थिति बनती है, कौन कैंडिडेट किसके सामने होता है। हाँ, ये तय था कि लड़ाई भाजपा गठबंधन, एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच में सीधी लड़ाई है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल दरांग में रैली की, कल बारपेटा में रैली की, कल अलग अलग जगहों पे उन्होंने रोड शो किया। दरांग में रोड शो किया, जो निश्चित तौर से हिमंत बिस्वा शर्मा अगर देखें तो वो अपने तीखी बयानबाजी के लिए ज़रूर जाने जाते हैं। 1.5 लाख बीघा ज़मीन उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों से खाली कराई है और सरकार बनती है तो 5 लाख बीघा ज़मीन और हम घुसपैठियों से खाली कराएंगे। यहाँ से एक बड़ा मुद्दा अवैध अप्रवासन का है, इलीगल इमिग्रेशन का है। इलीगल इमिग्रेशन को लेकर जिस तरीके के यहाँ पर राजनीतिक उबाल रहता है, जातीय अस्मिता, असम की अस्मिता, असम की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं उभार कर और बाहरी बनाम असम, ये स्थानीय राजनीति को प्रभावित करता था। लेकिन अब बांग्लादेशी बनाम असमिया, बांग्लादेशी बनाम हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठिए बनाम स्थानीय लोग, इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पर चौसर पर अपना सेट करना चाहती है एजेंडा। और हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ी बात की है कि कहा है कि कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दे ही नहीं है, उनके पास कोई विचार नहीं है और उनको कोई वोट ही नहीं करेगा। ऐसे में विपक्ष किस तरीके से सामने आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल की आमने सामने की जो आजमाइश है, राजनीतिक दलों के जो आजमाइश का क्या असर पड़ेगा जनादेश में स्पष्ट दिखेगा। हाँ, वो एक चुनावी एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। वो उस चुनावी एजेंडे में जो 10 साल के काम है, उस 10 साल के काम के अलावा वो अवैध शासन को मुद्दा बना रहे हैं और बनाते रहे हैं लगातार। इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा लगातार बनता रहा। इसके पहले अगर उनके बयान को देखें, जब उन्होंने मियाँ से संबंधित बयान दिया था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय रूप से ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही थी। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में, जबकि चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पड़ेगा,
राजनीतिक दलों के बयानबाजी से, भाजपा के बयानबाजी से और इसके प्रत्युत्तर में बिल्कुल, कांग्रेस की तो ये बयानबाजी से बयानबाजी कहीं ना और कहीं तीखी एजेंडा होने सेट वाली होगा है। और वो दोनों mindset तरफ से कहीं ना कहीं आरोप वो mindset प्रत्यारोप तय का करेगा सिलसिला दिखेगा दोनों और कैसे राजनीतिक दलों जनादेश के को यहाँ जो लुभाया राजनीतिक जाए, दल है उनका, जनता को और कैसे वो अपने पक्ष तय में ये किया करेगा जाए, कि ऐसे किस में तरीके राजनीतिक से पार्टियां इस जनता समय अपने पूरी जोर आजमाइश जनादेश के को साथ देती आगे है। बढ़ रही है। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब न्यूज पंच में लौटेंगे तो लेकर चलेंगे आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यहाँ चुनावी सरगर्मियां कैसे सुनामी की तरह तेज हो गई हैं, बताएंगे आपको न्यूज पंच में इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और वोटिंग से पहले ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 73 रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला कर दिया है। ये बदलाव 7 जिलों में किए गए हैं, जिनमें भवानीपुर जैसे कई हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल हैं, जहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर इस बार नजर आ रही है। तो सिर्फ तबादले ही नहीं, ईसी ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में नए रिटर्निंग ऑफिसरों की भी नियुक्ति की है। इसी बीच आपको बता दें कि मतदाता सूची को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आने वाला है। दूसरी पूरक वोटर लिस्ट आज जारी हो सकती है और अपने संवाददाता से लेंगे हम अपडेट, लेकिन डिटेल के साथ आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है इस समय अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राफिक्स की तरफ और बताते हैं कि कैसे ये चुनावी मोड जो है इस समय पश्चिम बंगाल में वो और कड़ा हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं तो इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तबादले हो रहे हैं। 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स के तबादले यहाँ हुए हैं और इसी ने रिटर्निंग ऑफिसर्स का किया है फेरबदल। 7 जिलों की बात करते हैं। 7 जिलों में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 7 जिलों में जो सबसे हाई वोल्टेज वाली सीट है ना, वो है भवानीपुर, जहां ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी के समय कड़ी टक्कर नजर आ रही है और उसमें भवानीपुर जो है हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें से ये 73 अधिकारियों में हालिया बदलाव जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। उसी सूची में 14 और अधिकारियों का भी तबादला हुआ है और ये जो तबादला हुआ है आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो मुख्य जगह हैं, जिसमें है जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, इसमें इन कुछ सीटों में शामिल है। साथ ही साथ पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर करें, बाकुंडा की बात करें, वो भी इसमें शामिल है। तो आपको बता दें कि इस समय इलेक्शन कमीशन जो है लगातार सख्त नजर आ रहा है और दूसरी पूरक लिस्ट की भी अब इंतजार हो रहा है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए, आइए उनसे सीधा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ, यहाँ 2 बातें हो रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से कड़ा प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है, 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स का फेरबदल, और जो दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसका भी इंतजार हो रहा है। भावना, देखिए दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट आज आएगा, ऐसा ही चुनाव आयोग का कहना है और आज के बाद हर दिन एक सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश होगा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। आप जानते हैं कि 60 लाख विवादित नाम थे, उनमें से 32 लाख का नाम पब्लिश हो चुका है और उसमें से 12 लाख नाम कटे हैं और चुनाव आयोग का कहना है कि 60 लाख में 40% नाम काटेंगे, ऐसा वो एक आंकड़ा कहते हैं। आखिर में देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्यों कि सभी विवादित लिस्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स का ई साइन होगा, उसके बाद ही लिस्ट पब्लिश होगा। और रही बात भवानीपुर की, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को बदलकर तबादला को लेकर यहाँ का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि सीएम ने खुद इसको लेकर अपनी नाराजगी जताई थी कि क्यों नंदीग्राम के वीडियो को भवानीपुर में रिटर्निंग ऑफिसर किया गया। तो उसके पलटवार में शुवेंदु अधिकारी ने भी जवाब दिया था कि इसको इस तरीके से देखना ठीक नहीं है। तो ये कंप्लेन जब चुनाव आयोग के पास गया तो चुनाव आयोग ने भी कल एक आदेश जारी किया, जिनमें से चीफ सेक्रेटरी से जो मूल मुद्दा था कि जो ऑफिसर्स को हटाए जा रहे हैं उनके जो पद है
वो रिक्वायर्ड लेवल से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उनको तबादला किया गया है। तो उसी के चलते सीएस के पास से 3 नाम मांगे गए हैं चुनाव आयोग के तरफ से, और साथ ही साथ जो 73 तबादला हुआ था वहां से और 14 नाम का भी फेरबदल हुआ है, और नए पोस्टिंग ऐसे थे जहां पे कोई रिटर्निंग ऑफिसर नहीं था, उनमें भी नियुक्त हुआ है। ये जो पूरा मामला है ये टेक्निकल एक विषय है चुनाव के संपर्क, लेकिन इसको लेकर भी चुनावी माहौल जो है यहाँ पे काफी तपिश बरस चुकी है, क्योंकि टीएमसी का आरोप है कि भाजपा अपने लोगों को बिठा रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ पुलिस ऑब्जर्वर और जनरल ऑब्जर्वर को लेकर, और भाजपा का कहना है कि टीएमसी असल में डर रही है, इसलिए कौन सा ऑफिसर कहाँ काम करेगा, ये जो पूरा विषय चुनाव आयोग के पूरे इख्तियार में आता है, उस विषय को लेकर भी टीएमसी ज्यादा माथामारी कर रही है। बिल्कुल, तो टीएमसी में कहीं ना कहीं समय डर का माहौल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार कई फेरबदल यहाँ हो रहे हैं। उसका साफ मकसद ये है कि चुनाव आयोग चाहता है कि इस बार जो चुनाव है राज्य में वो निष्पक्ष हो, साफ हो और पारदर्शी हो। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।